हेलो गाइस। हम लोग लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 82 तक कर चुके थे और आज हमें क्वेश्चन नंबर 83 से स्टार्ट करना है, जो एक नए चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है, धातुएं, धात्विक यौगिक और उनके अनुप्रयोग से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को क्वेश्चन नंबर 83 से। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया हुआ है, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो डैश गैस निकलती है। अब कौन सी गैस निकलती है इनमें से, वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, और वो बातें अगर हम जान जाएंगे तो आने वाले क्वेश्चंस और इस क्वेश्चंस को भी हम ईज़िली से अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, इस चैप्टर में आपको दो चीज़ें अच्छे से पढ़ लेनी है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। क्योंकि क्या होता है, मैक्सिमम टाइम क्या हुआ है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा से ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। बस नया क्वेश्चन वो ढूंढने की कोशिश की है और नए नए क्वेश्चंस को उन्होंने पूछा। तो बेकिंग सोडा को अगर हम समझेंगे तो सबसे पहले बेकिंग सोडा का आपको फार्मूला, केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए, केमिकल नेम पता होना चाहिए। तो इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट और केमिकल फार्मूला होता है NaSCO3। तो कई बार क्वेश्चन यही पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो NaSCO3, और केमिकल नेम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसको और कई नामों से जाना जाता है, खाने वाला पाउडर भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आते हैं कि खाने वाला पाउडर किसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या और कुछ नाम वो ले लेंगे। तो खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, ब्रेड सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट सोडा भी बोलते हैं। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसका रंग सफ़ेद होता है, रवा युक्त होता है, रवेदार होता है। जैसे आप निरमा लेते हैं तो वो रवेदार होता है, वैसे ही रवा युक्त होता है। और टेस्ट में ये कैसा होता है, नमकीन होता है। अब इसके बाद एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर मैं बात करूं कि इसका क्या कहते हैं, अगर वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो ये क्या देगा। तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट अगर वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो वो NaOH प्लस H2CO3 देता है, और इस H2CO3 से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। H2CO3 से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है इसमें कि बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो डैश गैस निकलती है। अभी हमने देखा, ये है हमारा बेकिंग पाउडर यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें हमने पानी मिलाया तो कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बेकिंग सोडा को जान गए तो वॉशिंग सोडा को भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसका केमिकल नेम है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को या सोडियम के कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज़ कहाँ होता है, डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ होता है, और वाटर को सॉफ्ट बनाने में यानी वाटर की हार्डनेस को दूर करने में वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। अब देखिए, वाटर में हार्डनेस क्यों आती है, तो दो तरीके की हार्डनेस आती है उसमें। एक अस्थायी कठोरता होती है, स्थायी कठोरता होती है। मतलब कि कुछ ऐसा हार्डनेस होता है जो टेम्परेरी रहता है, और कुछ हार्डनेस ऐसा होता है जो परमानेंट रहता है। तो इस हार्डनेस को दूर करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो ये हार्डनेस क्यों आता है वाटर में, ये हार्डनेस क्यों आता है, अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होंगे तो वो एक अस्थायी कठोरता आएगी, यानी कि नॉन परमानेंट हार्डनेस आएगी। और स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड या नाइट्रेट की वजह से वाटर में हार्डनेस आती है, परमानेंट हार्डनेस आती है। तो क्यों आती है, कैल्शियम मैग्नीशियम के अगर सल्फेट, क्लोराइड या नाइट्रेट होंगे तो स्थायी कठोरता आएगी, यानी कि परमानेंट हार्डनेस आएगा। लेकिन अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होंगे वाटर में तो वो अस्थायी कठोरता लाएंगे। तो हमें ये पता चल गया कि वाटर हार्डनेस किस वजह से होता है, और उनको दूर करने का उपाय भी पता चल गया वॉशिंग सोडा को यूज़ करके। तो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के बारे में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में इन्होंने दिया है कि बेकिंग पाउडर को खाने वाला पाउडर भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका केमिकल फार्मूला हो गया NaSCO3, और जब जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 84, घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यह वास्तव में क्या है? मैंने आपको बताया वॉशिंग सोडा क्या है। वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। ये देखिए Na2CO3 क्या है ये है सोडियम कार्बोनेट। तो हम 4 ऑप्शन में देखेंगे जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया है, और मैंने आपको बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaSCO3, और वो होता है बेकिंग सोडा। और हमसे पूछा गया है वॉशिंग सोडा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सोडियम कार्बोनेट। देखिए दोनों में थोड़ा ही अंतर है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट तब होता जब बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का पूछता, पर यहाँ पे उन्होंने वॉशिंग सोडा पूछा है, तो उसका सोडियम कार्बोनेट होगा। फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और ये देखिए यहाँ पे वही बात इन्होंने बताई कि घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने में, यानी कि वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए, मैंने यहाँ पे बताया था ना वॉशिंग सोडा का यूज़ कहाँ होता है, या तो डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, या रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए। और वाटर में हार्डनेस क्यों आ गई? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट की वजह से क्या होता है, उसमें हार्डनेस आती है। तो और उसके बाद इन्होंने बताया है कि स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता क्यों होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। और स्थायी कठोरता क्यों होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85, वॉशिंग सोडा है। अब हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। सोडियम बाइकार्बोनेट तो हमें पता है ये क्या है, बेकिंग सोडा है, या फिर बेकिंग पाउडर भी बोल सकते हैं। और सोडियम कार्बोनेट क्या है, वॉशिंग सोडा। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे इन्होंने बताया कि सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये एक अकार्बनिक यौगिक है। तो ध्यान रखिएगा सोडियम कार्बोनेट कार्बनिक है या अकार्बनिक है, तो अकार्बनिक यौगिक है। फार्मूला Na2CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये होता है वॉशिंग सोडा का फार्मूला। इसको धावन सोडा भी बोलते हैं। वॉशिंग सोडा को हिंदी में बात करें तो वो हो गया धावन सोडा या धोने का सोडा, इसीलिए इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। सामान्य लवण है, यानी कि ये एक सॉल्ट है, और जिसका घोल जो है वो क्षारीय होता है। अगर मैं बात करूँ वॉशिंग सोडा का नेचर कैसा है, तो आप क्या बताएंगे, बेसिक नेचर है। इसीलिए इसका उपयोग कपड़ा धोने के लिए किया जाता है, ठीक। इसीलिए इसे धावन सोडा भी कहते हैं। जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग होता है। और ये अति विलेय है, यानी बहुत तेज़ी से क्या होता है, घुल जाता है, अति विलेय का मतलब। और यहाँ पे इन्होंने बताया जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसका यूज़ होता है। मैंने 2 यूज़ ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, और रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो ये वही बात कह रहा है कि जल की कठोरता को दूर करने का। और जल में कठोरता क्यों आती है? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से अस्थायी कठोरता, और कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट की वजह से स्थायी कठोरता आती है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। तो कई बार पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए बस थोड़ा सा घुमा घुमा के, या कोई नया क्वेश्चन बना के, लेकिन टॉपिक इन्होंने वही रखा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो देखिए धावन सोडा या धावक सोडा किसको बोला जाता है? धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट तो बेकिंग सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या है, धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। अगर मैं पूछूँ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, तो ये क्या है आपका बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। 86 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो देखिए ये तो सीटेट में भी हम लोग ने कई बार पढ़ा, और सीटेट ने भी इसको कई बार पूछा कि खाद्यान्न के संरक्षण के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं। तो खाद्यान्न के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। आपको इसका केमिकल नेम भी ध्यान होना चाहिए, और केमिकल फार्मूला भी ध्यान होना चाहिए। NaC7H5O2, ये क्या है? सोडियम बेंजोएट का केमिकल फार्मूला है। तो खाद्यान्न के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? सोडियम बेंजोएट। और ये हो गया केमिकल नेम इसका सोडियम बेंजोएट है, और केमिकल फार्मूला NaC7H5O2।
क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन बेकिंग सोडा है? तो बेकिंग सोडा मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, NaSCO3, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर मैं बात करूँ Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो यह है सोडियम कार्बोनेट, जिसको मतलब 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है तो बोलते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। और ये किसका फॉर्मूला है, ये वॉशिंग सोडा का है। तो और ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड। तो 88 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन में इन्होंने क्या दिया, वही सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 सफ़ेद रंग का होता है, बता चुके हैं, रवा युक्त होता है, बता चुके हैं। देखिए आपका ये बेकिंग सोडा रवा युक्त होता है, लेकिन वॉशिंग सोडा कैसा होता है, ये एक चूर्ण की तरह होता है। और बाकी इसका स्वाद नमकीन होता है, इसकी भी बात कर चुके हैं हम लोग। बेकिंग सोडा ब्रेड सोडा भी बोलते हैं, खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, और बाइकार्बोनेट सोडा भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है, खाने वाला पाउडर, ब्रेड सोडा, बेकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट सोडा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89, खाने का सोडा। तो देखिए खाने का सोडा किसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा, या फिर ब्रेड सोडा, और या फिर बाइकार्बोनेट सोडा। तो खाने वाला सोडा क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, ये आपका वॉशिंग सोडा हो जाएगा। तो यहाँ पे 89 में भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें क्या पूछ रहे हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन्हीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बस थोड़ा सा अलग पूछने का तरीका अपना रहे हैं ये लोग। टॉपिक वही उठा रहे हैं, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, बस कोई नया क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं उसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 90 में इन्होंने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? तो देखिए इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब देखिए बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा से हम लोग ने क्वेश्चन किए और हम लोग को तैयार हो गया। अब हमें कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में जानना है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3। आपको सोल्यूशन नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जानिए पहले, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। इसी को क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट ये इसका केमिकल नेम है। संगमरमर का एक प्रमुख घटक होता है चूना पत्थर। और अगर हम बात करें भारत में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो ये राजस्थान के मकराना में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चूना पत्थर या संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान के मकराना में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है, वॉशिंग सोडा नहीं, बेकिंग सोडा नहीं, चूना पत्थर हाँ, टेबल सॉल्ट नहीं। देखिए टेबल सॉल्ट आपकी हो गई NaCl, ये नहीं होता है। वॉशिंग सोडा मैंने आपको बताया था, ये सोडियम कार्बोनेट होता है। Na2CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बेकिंग सोडा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaSCO3। और चूना पत्थर जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, फार्मूला होता है CaCO3। इन्होंने बताया है कि जो हमारा चूना पत्थर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। चूना पत्थर ये अवसादी चट्टान है। क्या होता है, ये एक अवसादी चट्टान होता है। और मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टलीय रूप, इसके क्रिस्टलीय रूप ध्यान रखिएगा, कैल्साइट और एरेगोनाइट। तो आपको ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कैल्साइट और एरेगोनाइट। ये क्रिस्टलीय रूप हैं किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 90 में हम लोग ने कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में जाना, यानी कि चूना पत्थर के बारे में जाना। 3 चीज़ों के बारे में जान चुके हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और चूना पत्थर। तो यही क्वेश्चंस आते हैं, बार बार इन्हीं से क्वेश्चंस उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। इन्होंने पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? देखिए अब 2 चीज़ों के बारे में एक साथ जान लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में और जिप्सन के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इसको क्या बोलते हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट है, अर्धजलीय कैल्शियम सल्फेट है। और जबकि आपका जिप्सम जो होता है वो होता है CaSO4 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में सिर्फ अंतर क्या है, ये हाफ H2O ये है और ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये अर्धजलीय कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। और जिप्सम आपका क्या है, जलीय
कैल्शियम सल्फेट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का आपको फार्मूला ज़रूर ध्यान होना चाहिए। CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और CaSO4 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो ये जिप्सम। श्वेत चूर्ण होता है यानी सफ़ेद कलर का चूर्ण होता है, ये भी अवसादी चट्टान है। देखिए चूना पत्थर भी क्या था, अवसादी चट्टान था, ये भी अवसादी चट्टान है। लेकिन जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या अंतर है, ये सफ़ेद चूर्ण होता है और ये सफ़ेद होता है लेकिन रवेदार होता है। तो इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ होता है, तो मूर्तिकार द्वारा मूर्ति बनाने में इसका यूज़ होता है। शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में, शल्य चिकित्सा समझ रहे हैं आप, जैसे कोई सर्जरी हुई है तो पट्टी बांधने में क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। और हम अपने घरों में छत की दीवारों को चिकना बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इतनी बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इन्होंने क्या बताया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है, तो ये है कैल्शियम सल्फेट, तो यानी कि ये कैल्शियम का एक उत्पाद है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये कैल्शियम का उत्पाद है। रासायनिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अर्धजलीय कैल्शियम सल्फेट है। श्वेत चूर्ण होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और जिप्सम का CaSO4 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से प्राप्त होता है, जो मुख्यतः पेरिस में पाया जाता है। तो ये कुछ बातें थी प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम से। किसके किसके बारे में जाना हम लोग ने, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, 5 चीज़ें पढ़ चुके हैं हम लोग, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे इनका निर्जल है, इस रूप में पाया जाता है। देखिए इन्होंने कहा है कैल्शियम सल्फेट, अगर यहाँ पे अर्धजलीय होता तो हमारा आंसर होता प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन निर्जल है तो कैल्शियम सल्फेट निर्जल, तो वो क्या होगा, जिप्सम होगा। यहाँ पे मैंने बताया था ये अर्धजलीय होता है, क्यों, CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। ये निर्जल होता है क्योंकि CaSO4 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अवसादी चट्टान से मिलता है, चूर्ण होता है, ये रवेदार होता है, रंग दोनों का सफ़ेद होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जिप्सम। अब पढ़ लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को जिप्सम कहा जाता है। सफ़ेद होता है, रवेदार होता है, ठोस पदार्थ है, और अणु जल के 2 अणुखाकरण के रूप में रहते हैं। अब देखिए इसी कैल्शियम सल्फेट को, जो आपका जिप्सम है, इसी जिप्सम को जब आप 120 डिग्री तक गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। अब ध्यान रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप जिप्सम में बदल सकते हैं और जिप्सम को आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल सकते हैं। जिप्सम से अगर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो 120 डिग्री टेम्परेचर पर आप इसको गर्म करेंगे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराएंगे तो ये पुनः क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। तो हमने क्या जाना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम में कन्वर्ट कर सकते हैं और जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस में। बस बात यह है, जिप्सम को अगर आप 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप वाटर मिला देंगे तो वो जिप्सम बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93, प्लास्टर ऑफ पेरिस में डैश सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ये कैल्शियम सल्फेट होता है। तो यहाँ पे सल्फेट से पहले क्या आना चाहिए, कैल्शियम, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्योंकि इसी में कैल्शियम है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर है। देखिए मैंने बताया था चूर्ण होता है, अवसादी चट्टान से मिलता है, अर्धजलीय है, कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है यानी फॉर्मूला CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। प्रयोग कहाँ पे होता है, मूर्तिकार द्वारा मूर्ति बनाने में, बात कर चुके हैं, सर्जरी के समय पट्टी बांधने में, छत और दीवारों को चिकना करने में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है। ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ही क्या है, चूना पत्थर, फॉर्मूला CaCO3, और मैंने बताया था कि चूना पत्थर जो होता है वो संगमरमर का एक प्रमुख घटक है। चूना पत्थर के बारे में और क्या बताया था, ये अवसादी चट्टान से मिलता है। और संगमरमर के प्रमुख उत्पादन में मैंने बताया था कि राजस्थान का मकराना जो है वो उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होगा 94 का सी। क्या लिखा हुआ है,
चूना पत्थर तो हमारा अवसादी चट्टान से मिलता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक बात को, चूना पत्थर अवसादी चट्टान से, लेकिन संगमरमर कार्यांतरित चट्टान से प्राप्त होता है, या एक कार्यांतरित चट्टान है। और प्रमुख घटक इसका कैल्शियम कार्बोनेट होगा, यानी चूना पत्थर होगा CaCO3। राजस्थान का मकराना किस लिए फेमस है? गुड क्वालिटी के संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और ध्यातव्य है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक सफ़ेद रंग का जल में अविलेय ठोस है और चूने में पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से बनाया जाता है। यानी अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट आप कैसे बनाते हैं, ये अविलेय ठोस होता है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 बनता है। चूना क्या होता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड आप प्रवाहित करते हैं तो वो CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो क्या कहलाता है? चूना पत्थर। और ये अवसादी चट्टान से, लेकिन संगमरमर पूछे तो कार्यांतरित चट्टान से। और संगमरमर का प्रमुख घटक कौन है? चूना पत्थर। संगमरमर गुड क्वालिटी का कहाँ मिलता है? राजस्थान के मकराना में। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 95, इन्होंने पूछा है कौन सा धातु ठंडा पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? तो एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो ठंडे पानी से प्रतिक्रिया तो नहीं करेगा, लेकिन अगर गर्म करेंगे तो गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है। तो 95 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 96, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या है जो आर्टिफिशियल रेन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जैसे मैंने बताया था, कच्चे फलों को पकाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कार्बाइड। अगर ऑप्शन कार्बाइड में नहीं है, मतलब कि ऑप्शन में कार्बाइड नहीं है, तो आपको एथिलीन मिल सकता है या एसिटिलीन मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो किसी कच्चे फल को पकाने में यूज़ होती थी। वैसे कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयुक्त होता है? ये 4 ऑप्शन है, आपको ध्यान रखना है। सिल्वर आयोडाइड यानी AgI जो होता है वो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब यहाँ पे जो और ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो लूनर प्लास्टिक भी बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर प्लास्टिक भी बोलते हैं। लूनर प्लास्टिक किसको बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को। और सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3। और यही क्या होता है, जब हम वोट देने जाते हैं तो जो हमारे नेल पर पॉलिशिंग की जाती है तो वो सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिशिंग होती है। इसका उपयोग मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाया जाता है। और मिरर की जो पॉलिशिंग होती है उसमें भी क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट के बारे में 3 पॉइंट क्या पता चला? AgNO3, लूनर प्लास्टिक, मिरर पॉलिशिंग, और मतदान के समय मतदाताओं की उंगली में निशान लगाने के लिए हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड, ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। सिल्वर ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड, इनका यूज़ फोटोग्राफी में होता है। कई बार क्वेश्चन पूछे हैं वो लोग। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ कहाँ होता है? फोटोग्राफी में। पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज़ कहाँ होता है? फोटोग्राफी में। तो सिल्वर से रिलेटेड 3 चीज़ें पता चली, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड। सिल्वर आयोडाइड ये कृत्रिम वर्षा के लिए, सिल्वर नाइट्रेट लूनर प्लास्टिक भी कहते हैं, मतदाताओं की उंगलियों में निशान लगाने के लिए या मिरर पॉलिश करने के लिए। और सिल्वर ब्रोमाइड और या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 97, 18 कैरेट सोने में तांबे या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होता है? तो देखिए 18 कैरेट में लगभग 25% जो है वो तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का मिश्रण किया जाता है। अब देखिए कुछ बातें जान लीजिए यहाँ सोने के बारे में। तो सोना हमें मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में मिलता है, यानी कि ये फ्री स्टेट में भी मिलता है, कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। सोना प्रमुखतः क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वार्ट्ज किस रूप में पाया जाता है? सोना हमें क्वार्ट्ज रूप में पाया जाता है। और उसका निष्कर्षण हम लोग कैसे करते हैं? केलावेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। अयस्क यानी ओर्स। तो कौन से ओर्स हैं? केलावेराइट और सिल्वेनाइट। ये क्या हैं? ये गोल्ड ओर्स होते हैं। तो अब यहाँ से एक बात और आप ध्यान रखिए, गोल्ड का तो आपको पता चल गया निष्कर्षण कैसे किया जाता है। 2 तरीके के ओर्स होते हैं इनका यूज़ करके, केलावेराइट और सिल्वेनाइट। लेकिन अगर मैं पूछूँ सिल्वर का आप निष्कर्षण कैसे करेंगे, तो अर्जेंटाइट ये क्या होता है? एक ओर होता है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं सिल्वर को अलग करने के लिए। और केलावेराइट और सिल्वेनाइट का यूज़ करते हैं हम लोग गोल्ड को अलग करने के लिए। तो ये 2 ओर्स के नाम हैं। और सोना की शुद्धता का मापन हम लोग कैरेट में करते हैं, और सबसे शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट वाला माना जाता है।
क्या हुआ, सोना क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है। केलावेराइट सिल्वेनाइट नामक ओर्स का यूज़ करते हैं सोने के निष्कर्षण के लिए। चांदी के निष्कर्षण के लिए अर्जेंटाइट का यूज़ करते हैं। सोने की शुद्धता कैरेट में मापा जाता है। 24 कैरेट वाला सोना सबसे शुद्ध होता है। अब देखिए सोने में सबसे ज़्यादा क्या मिलाया जाता है, तांबा धातु। सोने में सबसे ज़्यादा तांबा धातु मिलाया जाता है और तांबे के अलावा उसमें बाकी चांदी और एल्युमिनियम भी मिलाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तांबा मिलाया जाता है। और अगर आपका 18 कैरेट का सोना है, यानी कि 24 कैरेट का सोना अगर सबसे शुद्ध होता है तो 18 कैरेट वाला ज़रूर किसी न किसी चीज़ का मिश्रण होगा, तो उसमें तांबे और चांदी मिलाए जाते हैं। लगभग कितना, 25%। और चांदी के बारे में एक बात ध्यान और रखिए, चांदी क्या है, गुड कंडक्टर है। किसका, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। सबसे अच्छा कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिसिटी का है तो वो क्या है, चांदी। सोने के बारे में इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप उसको वायर्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, और मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है, अगर आप उसको शीट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो वो सोने का सबसे ज़्यादा होता है। बाकी मैंने आपको एक्वारेजिया बताया था, जो क्या होता है, HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, जो 3:1 में मिला होता है, यानी 75% HCl होता है और 25% HNO3 होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब देखिए 75%, 25%, और एक्वारेजिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर भी बोलते हैं। और इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, सोने में चमक लाने के लिए। तो ये कुछ बातें जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 97 का कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98, किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। कुछ देर पहले ही मैंने बताया है, पोटेशियम ब्रोमाइड पूछ ले, सिल्वर ब्रोमाइड पूछ ले, तो इन दोनों का ही यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी में। अभी मैंने 2-4 क्वेश्चन पहले ही बताया था, फ़ोटोग्राफ़ी में किन दो चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड और सिल्वर ब्रोमाइड। बाकी मैंने आपको बताया था कि आपको AgNO3 भी ध्यान रखना है। तो ये क्या बताया था, ये सिल्वर नाइट्रेट, जो मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों में निशान लगाने के लिए या मिरर पॉलिशिंग में यूज़ होता है। और इसी सिल्वर नाइट्रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लूनर कास्टिक बोलते हैं। इसके अलावा सिल्वर ब्रोमाइड तो बताया ही था, सिल्वर आयोडाइड भी बताया था, जो कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है। तो इन सभी को एक दूसरे से कोरिलेट करिए, और जब एक पॉइंट की बात आए तो सारे पॉइंट को रिवाइज़ करिए। इससे आपका बार बार रिवीजन होगा, आपको अच्छे से याद रहेगा। तो यहाँ पे तो इन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी का पूछा था, तो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए या तो पोटेशियम ब्रोमाइड या तो सिल्वर ब्रोमाइड। तो यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड का पूछा है, तो फ़ोटोग्राफ़ी 98 का सी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है। तो ये हमारे पास विकल्प हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। लेड का तो चिन्ह है Pb। Pb क्या होता है, लेड होता है। K क्या होता है, पोटेशियम। Au क्या होता है आपका, Ag आपका सिल्वर होता है, और Au गोल्ड होता है, और Na सोडियम होता है। तो बचा Pb, तो Pb हमारा क्या होगा, लेड होगा। अब देखिए संकेत Pb होता है, ठीक। लैटिन शब्द में इसको क्या बोलते हैं, प्लम्बम। ये ध्यान रखना है, ये एक धातु है। काटने पर क्या होता है, ये सफ़ेद होता है, लेकिन नीलिमा लिए सफ़ेद होता है। यानी कि वाइट कलर में अगर आपको हल्का हल्का ब्लू दिखने लगे तो काटने पर वो वैसा होता है, लेकिन अगर इसमें एयर का स्पर्श हो जाता है तो ये स्लेटी रंग का हो जाता है। बाकी कहाँ यूज़ होता है, इमारत बनाने में, विद्युत कोष बनाने में, बंदूक की गोलियाँ बनाने में, और शोल्डर में भी मौजूद होता है। सबसे घना स्थिर तत्व है। घना का मतलब इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा यह डेंस होता है। तो 99 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100, त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। देखिए त्वरित चांदी हम लोग किसको बोलते हैं, पारा को। पारा यानी कि मरकरी। अब देखिए मरकरी क्या है, ये एक तरीके का मेटल है, लेकिन नॉर्मली सारे मेटल क्या होते हैं, ठोस होते हैं, यानी कि सॉलिड होते हैं। लेकिन मरकरी क्या होता है, ये लिक्विड स्टेज में होता है तो ये सॉलिड लेकिन लिक्विड स्टेज में होता है। तो त्वरित चांदी किसको बोलते हैं, मरकरी को। मरकरी क्या है, एक धातु है लेकिन तरल धातु है, और इसको त्वरित चांदी भी कहा जाता है। पारद या फिर मरकरी के नाम से भी जाना जाता है, और कम गलनांक और क्वथनांक की वजह से पारा थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, और गलनांक क्वथनांक कम होने की वजह से ही इसका प्रयोग किस में किया जाता है, थर्मामीटर में भी किया जाता है।
बैरोमीटर में भी किया जाता है। बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और मैनोमीटर में भी यूज़ किया जाता है। मैनोमीटर भी क्या करता है, प्रेशर को मेजर करने का काम करता है। और अन्य मापक यंत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, गलनांक और क्वथनांक तो इसका बहुत कम होता है, लेकिन डेंसिटी इसकी क्या होती है, बहुत हाई होती है। तो ये कुछ बातें थी त्वरित चांदी से और मरकरी से रिलेटेड। तो मरकरी को आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्या जानना है मरकरी के बारे में, त्वरित चांदी भी बोलते हैं। और गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है, इसलिए थर्मामीटर में यूज़ होता है। गलनांक क्वथनांक तो इसका बहुत कम होता है, डेंसिटी इसकी बहुत हाई होती है। बैरोमीटर मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 101, पारद मिश्रण या फिर जिसको एमलगम बोलते हैं कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु को निम्न में से किसका होना आवश्यक है। देखिए एमलगम की कंडीशन क्या है कि मरकरी में अगर आप किसी भी मेटल को मिलाते हैं तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एमलगम। जैसे सपोज़ करिए मरकरी में अगर हमने जिंक मिला दिया तो वो क्या हो जाएगा, जिंक एमलगम। अगर मैंने सोडियम मिला दिया तो सोडियम एमलगम। अगर मैंने मैग्नीशियम मिला दिया, मैग्नीशियम एमलगम। अगर मैं फेरस मिला दूँ तो ये बात ध्यान रखिएगा, लोहा जो है वो कभी भी मरकरी के साथ मिलकर एमलगम नहीं बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लोहे को छोड़कर प्रायः सभी धातुएं पारा के साथ क्रिया करके मिश्र धातु बनाती हैं और उस मिश्र धातु को ही एमलगम बोलते हैं। तो कंडीशन क्या है कि मरकरी तो फिक्स है, मेटल आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन आयरन को छोड़कर। तो मरकरी यानी कि निश्चित है कि होना ही होना है। तो पारद मिश्रण या फिर एमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्न में से किसका होना आवश्यक है, तो यानी कि मरकरी, और मरकरी यानी कि पारा। क्या बताया है मरकरी, जिसके बारे में अभी हम लोग ने पढ़ा, त्वरित चांदी होता है, गलनांक क्वथनांक बहुत कम होता है लेकिन डेंसिटी बहुत हाई होती है, थर्मामीटर में यूज़ होता है, बैरोमीटर मैनोमीटर में भी यूज़ होता है, इसको पारा भी बोलते हैं। ये एक ऐसा सॉलिड, मतलब कि एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड में ना होकर लिक्विड में है। पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, एमलगम या फिर पारद मिश्रण। और लोहे को छोड़कर यह प्रायः सभी धातुओं के साथ मिलकर एमलगम बनाती है या मिश्र धातु बनाती है। 101 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है। देखिए तांबे को जस्ता क्या करता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए जस्ता क्या होता है, ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है और विभिन्न अयस्कों के रूप में पाया जाता है। जस्ता धातु का निष्कर्षण सल्फाइड अयस्क यानी कि जिंक ब्लेंड से किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना किस ओर का यूज़ किया जाता है, किस ओर का, जिंक ब्लेंड का, जिसको क्या बोलते हैं सल्फाइड अयस्क। और कॉपर सल्फेट के घोल में यह तांबे को अवक्षेपित करता है। तो ये देखिए क्या सीखने को मिला कि जस्ते का अगर आपको निष्कर्षण करना है तो जिंक ब्लेंड, और अगर आपको तांबे का निष्कर्षण करना है तो कॉपर सल्फेट के घोल में यह तांबे को अवक्षेपित करता है यानी अलग करता है। तो तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है जस्ता, और जस्ता फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, संयुक्त स्टेट में पाया जाता है यानी कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। और जस्ता धातु के निष्कर्षण के लिए जिंक ब्लेंड का यूज़ होता है और कॉपर सल्फेट के घोल से ये तांबे को अलग कर देता है। कौन, जस्ता तांबे को अलग कर देता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। क्वेश्चन 103 है कि सिलिकॉन क्या है, मतलब कि मेटल है, नॉन मेटल है, सेमी मेटल है, मेटलॉइड है, क्या है। तो सिलिकॉन क्या है, ये एक उपधातु होती है यानी कि सेमी मेटल होता है। इसके अंदर, या मेटलॉइड भी होता है, मेटलॉइड भी बोल सकते हैं। इसके अंदर दोनों गुण होते हैं, मेटल के भी और नॉन मेटल के भी। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट हैं उसमें से 8 एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या हैं, सेमी मेटल हैं या मेटलॉइड हैं। तो सिलिकॉन का इन्होंने पूछा है, तो आगे आने वाले टाइम पे वो बाकी सातों से भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैंने बाकी सारे मेटलॉइड के यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। सिलिकॉन जिसको SI से डिनोट करते हैं, बाकी बोरॉन है जिसको B, जर्मेनियम जिसको GE, आर्सेनिक जिसको AS, एंटीमनी जिसको SB, टेलुरियम जिसको TE, पोलोनियम जिसको PO और एस्टेटाइन जिसको AT से डिनोट करते हैं। बाकी सिलिकॉन के बारे में और बताएं तो ये फ्री स्टेज में नहीं, कंबाइंड स्टेज में पाया जाता है। बैड कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी का, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों रूपों में ये पाया जाता है।
तो ये कुछ बातें सिलिकॉन से रिलेटेड। बाकी 8 मेटलॉइड जो हैं उनमें से एक तो सिलिकॉन है, बाकी सातों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। वो बोरॉन को पूछ सकते हैं, वो जर्मेनियम पूछ सकते हैं, वो आर्सेनिक पूछ सकते हैं, एंटीमनी पूछ सकते हैं, टेलुरियम पूछ सकते हैं, एस्टेटाइन पूछ सकते हैं, पोलोनियम पूछ सकते हैं। इनके सिंबल को भी ध्यान रखिएगा, सिंबल से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ध यानी कि मैलिएबल होती है। तो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था मैलिएबल और मतलब मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। मैंने बताया था सोने की सबसे ज़्यादा मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी का मतलब होता है अगर आप उसको वायर्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, और मैलिएबिलिटी का मतलब होता है अगर आप उसको शीट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मैलिएबिलिटी की बात करी है, तो सोना तो मैंने बताया था, तो सोना तो होना चाहिए 4 ऑप्शन में। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें है, यानी सोना और चांदी ये ऐसे 2 धातु हैं जिनकी सबसे ज़्यादा मैलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है। बाकी मैंने बताया चांदी क्या है, बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और इसके बारे में और देखते हैं क्या बताया इन्होंने। सोना चांदी दोनों प्रकृति में फ्री स्टेट कंबाइन स्टेट दोनों अवस्थाओं में मिलती है, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था अगर आपको चांदी का निष्कर्षण करना है तो अर्जेंटाइट ओर का यूज़ होता है, और सोने का निष्कर्षण करना है तो केलावेराइट और सिल्वेनाइट ओर का यूज़ करना है। तो वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हुई है, और ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी ये चमकदार होता है, मैलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और आभूषण के निर्माण में इसका यूज़ होता है। चांदी व सोने का गलनांक और क्वथनांक इन्होंने दिया हुआ है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 960.7 डिग्री सेल्सियस, 1954.9 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया गलनांक सोने और चांदी का, और क्वथनांक हो गया 1063 डिग्री सेल्सियस और 2600 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम उतना ध्यान रखें ना ध्यान रखें, लेकिन केलावेराइट और सिल्वेनाइट ये सोने के निष्कर्षण के लिए, और अर्जेंटाइट चांदी के निष्कर्षण के लिए ये ज़रूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की थी। तो आप सभी को ध्यान होगा हिस्ट्री में हम लोग ताम्र युग पढ़ते हैं, वो ताम्र युग में क्या था, तांबे के बारे में था, यानी कि सबसे पहले मानव ने किसकी यूज़ किया था, तांबे का यूज़ किया था, लोहे का तो बाद में किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 105 का बी होगा। लोहा आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन लोहे से भी पहले हम लोग ने क्या यूज़ किया था, तांबे का यूज़ करना शुरू किया था। जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे ताम्र युग आता है, और उसके बारे में डिटेल से हम लोग स्टडी करते हैं। तो मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु तांबा है, और ताम्र या तांबा एक भौतिक तत्व है, और इसका संकेत सिंबल क्या होता है, Cu, और परमाणु संख्या 29, परमाणु भार 63.5, और तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है, यानी कि ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और सिंबल क्या है, Cu, एटॉमिक नंबर 29, एटॉमिक मास 63.5, और सबसे पहले मानव ने किसका यूज़ किया, तांबे का यूज़ किया। और इसके बाद हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है मिश्र धातु का, और इसको पढ़ने के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।